कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। कह रहे हैं 20 अंक होते हैं बैडमिंटन के खेल में, 15 अंक होते हैं, 11 या 21। बैडमिंटन के खेल में कितने अंक होते हैं, ये सवाल पूछा है। ठीक है, बैडमिंटन का जो खेल होता है उसमें 3 सेट होते हैं। 3 सेटों में जो अंक होते हैं प्रत्येक सेट के वो 21 अंक होते हैं। कितने? 21 अंक। तो याद रखना बैडमिंटन से 2 बात है जो पेपर में आपसे वो मालूम कर सकता है। देखो, बैडमिंटन के संबंध में पहला सवाल देखिए, बैडमिंटन का जो खेल है, हाँ, इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। तो देखो, सिंगल और डबल्स होते हैं, ये भी है ना। तो अगर वो सिंगल है तो सिंगल में एक एक खिलाड़ी होगा एक एक टीम में, और वो डबल्स में है तो 2 होंगे। तो एक टीम में या तो एक खिलाड़ी होगा या 2 खिलाड़ी होंगे, तो 1 या 2 खिलाड़ी। अगर वो सिंगल है, सिंगल्स खेल रहे हैं तो 1 खिलाड़ी, और डबल्स खेल रहे हैं तो 2 खिलाड़ी। दूसरा एक अच्छा सवाल है, देखो, जो बैडमिंटन का खेल है ना, हाँ, उसमें इसमें 21 अंकों के 3 गेम होते हैं। अंकों के 3 गेम होते हैं। इस 3 गेम का मतलब हो गया 3 सेट। कितने होते हैं? 3 सेट होते हैं 21 अंकों के। बैडमिंटन के खेल को जब खेला जाता है तो एक शटल की ज़रूरत होती है और एक रैकेट की ज़रूरत होती है। भाई 2 ही चीज़ें तो होती हैं, शटल जिसको हम चिड़िया कहते हैं, और रैकेट मतलब जो उसका बैट होता, बल्ला होता। ठीक है, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी कम से कम 2-3 खिलाड़ियों के आपको नाम पता होना चाहिए जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और फेमस नाम तो आपको पता होने चाहिए कम से कम। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए, जो साइना नेहवाल हैं वो कौन सा खेल खेलती हैं? बोलो, साइना नेहवाल का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर थी। ठीक है, तो टेनिस अलग है, बैडमिंटन अलग है। एक नाम आपने सुना होगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है ना, पीवी सिंधु जिन्होंने रियो ओलंपिक में और टोक्यो में दोनों ओलंपिक में मेडल जीते। ठीक है, तो वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। और एक खिलाड़ी खूब चर्चा में नाम रहता है इनका, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो जो भी खेल खेले जा रहे हैं उनके जो फेमस खिलाड़ी हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि एक साधारण सा सवाल बन जाता है एग्जाम में कि बताइए ये जो खिलाड़ी हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं। किसी भी खिलाड़ी का नाम पूछ लेगा और कहेगा कि बताओ ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, चाहे मेल खिलाड़ी हो या फीमेल खिलाड़ी हो, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, तो बैडमिंटन के लिए इतनी बात याद रखिए, बैडमिंटन का जो बैट होता है उसको रैकेट कहते हैं, और बैडमिंटन में जो चिड़िया होती है उसको शटल कहते हैं। ठीक है, 3 सेट होते हैं और 3 सेटों के अंक होते हैं कितने? 21। ठीक है, एक टीम में अगर एक खिलाड़ी है तो उसको बोलते हैं सिंगल्स, और अगर 2 खिलाड़ी हैं तो उसको कहते हैं डबल्स। ठीक है, तो मेल सिंगल्स, फीमेल सिंगल्स,
है ना, मेल डबल्स, फीमेल डबल्स और एक मिक्स्ड डबल्स, टेनिस की तरह। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है बेटा। अगले क्वेश्चन में कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको पता होगा, हाँ, आईसीएस का एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, मैंने पहले भी बताया होगा। तो यहाँ से दो बातें आप याद रख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे मालूम किए जा सकते हैं इस तरीके के। देखिए, एक हम कहेंगे भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा या कह दो सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस। ठीक है, तो एक सवाल पूछा है, एसएससी में आया वो सवाल भी। सवाल इस तरीके से पूछा है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता, या कहते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सर्विस को कौन लेकर आया, है ना, जिसने ज़्यादा प्रयास किया, काम किया, तो उनका नाम है, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो भारत में सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं, आईसीएस के। एक और सवाल यहाँ से जो पूछा गया है, देखिए, सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय, सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय, पहले भारतीय जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करी और पहले सिविल सर्वेंट बने। ठीक है, तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये कब से कब तक सिविल सर्वेंट रहे थे, तो इनके बारे में बताया जाता है 1864 से इन्होंने सर्विस स्टार्ट करी थी 1897 तक। 1864 से 1897 तक ये सिविल सेवा में ऑफिसर के रूप में काम करते रहे, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तो सुभाष चंद्र बोस ने भी पास करा था, लेकिन वो रिजाइन कर गए थे, और रिजाइन करने के बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, हाँ, साथ दिया था, असहयोग आंदोलन में। अगला सवाल देखो क्या है, ये आपको पता भी है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है ना। इसमें से 21 में बहुत सारी बातें हैं, 21 में बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल, प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छा देखो, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है?
तो बेटा अनुच्छेद आता है हमारा 21। अच्छा, भारत के संविधान के किस भाग में आता है? भाग नंबर 3। अच्छा, एक सवाल और, ये हमारा किस प्रकार का अधिकार है? बोलो, किस प्रकार का अधिकार है? तो हमारा मूल अधिकार तो है, और मूल अधिकार कितने बताए थे मैंने? फिलहाल तो 6 हैं। ये हमारा मूल अधिकार है, तो ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। बोलो, किस प्रकार का अधिकार है भाई? 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये मूल अधिकार तो है। किस प्रकार का मूल अधिकार है? यह है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बोलो, एक सवाल और बन सकता है, ये जो आर्टिकल 21 है, ये देश के नागरिकों को प्राप्त है या ये देश के बाहर से जो लोग आएंगे, विदेशी लोग जो होंगे, गैर नागरिक जो होंगे भारत में, उनको भी प्राप्त है? तो सभी को प्राप्त है ना। तो हम ये कह सकते हैं यह नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। यह अधिकार देश के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिया गया है। कौन सा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों को प्राप्त है। मैं एक चीज़ और मालूम करना चाह रहा था, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद जब 352 लागू होता है तो आर्टिकल 20 और 21 ये कभी समाप्त नहीं होते, तो यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। कौन कौन से हैं वो? 20 और 21। तो 21 भी है और 20 भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? फिलहाल बिना ऑप्शन के बता दो। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। बोलो कौन सा है? अब मैं ये कह रहा था, सुन लो एक बात मेरी भी, मैंने कहा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बेटा? 8 क्लासिकल डांस हैं। शास्त्रीय नृत्यों को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। अब सुनो, ये तो हो गए बेटा हमारे पास में नृत्य, और ये हो गए उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, तो पहला क्लासिकल डांस मान लो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का बेटा? तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य है। एक है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है वो? तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है वो। अच्छा, 2 केरल में है, एक है कथकली। कथकली बेटा कहाँ का है? केरल का। और एक नाम आता है, बोलो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल का। तो केरल में 2 हो गए, 4 हो गए। एक है ओडिसी। ओडिसी जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। अच्छा, एक है मणिपुरी।
और मणिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? मणिपुर का। ठीक है, कितने हो गए? 6। एक है क्लासिकल डांस है बेटा, उसको कहते हैं कथक। कथक या तो कह दो उत्तर भारत, उत्तर भारत के कई राज्यों में होता है भारत, है ना, या हम कह सकते हैं खास तौर से उत्तर प्रदेश। कथक क्लासिकल डांस के 3 घराने हैं, एक बनारस घराना, एक लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना। जबकि जयपुर घराना जो है वो राजस्थान का आता है ना, और एक है सत्रिया। सत्रिया जो है वो एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का? और सबसे नया, सबसे बाद में जिस नृत्य को क्लासिकल डांस कहा गया या उसका दर्जा मिला, वो कौन सा है? सत्रिया है। तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस आते हैं। कितने? 8। देखो एसएससी जीडी के लिए इतना भी याद रख लोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई टफ या मुश्किल बात आपको नहीं मिलेगी। कोई क्लासिकल डांस, किसी नृत्य का कोई कलाकार मालूम कर लेगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी में बहुत बारीक बातें नहीं आती, बहुत मोटी बातें आती हैं। मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बाकी जो एग्ज़ाम है, एसएससी के स्टेनो का एग्ज़ाम है या सीजीएल का एग्ज़ाम है, उनमें थोड़ी बातें बारीक होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में दिए गए योगदान से ही ... तैयार होता है। सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या अर्थव्यवस्था का ढांचा। भाई एक बात बताओ, अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो किस पर डिपेंड करता है? बोलो, जीडीपी पर। और जीडीपी पर ना, तो जीडीपी के हिसाब से देश का कौन सा ढांचा तैयार होता है जीडीपी से? अर्थव्यवस्था का ढांचा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या लगना चाहिए? तो आना चाहिए डी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो देखो एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था का ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है वो किस पर डिपेंड करता है? जिससे मिलकर बनेगा उसी पर निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर करता है? सकल घरेलू उत्पाद पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को ही हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा बनता है, और इस अर्थव्यवस्था के ढांचे को बनाने में 3 क्षेत्रों की ज़रूरत है। तो कितने क्षेत्रक हैं भाई? या तो क्षेत्र कह दो या उसे क्षेत्रक कह दो। तो कितने क्षेत्रक मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाते हैं? तो 3 क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाते हैं। कितने? 3। कौन कौन से 3 सेक्टर? इन्हें सेक्टर भी कहते हैं। एक को कहते हैं बेटा प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसे कहते हैं वैसा हम प्राइमरी सेक्टर। एक हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी, है ना। और एक होता है बेटा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो ढांचा है
उसके जो कोर हैं, उसके जो सेक्टर हैं, उसके जो क्षेत्र हैं या उसके क्षेत्रक हैं वो कितने हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में वो सब चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक हैं, जैसे कृषि, कृषि बोलो, वन बोलो, पशुपालन, पशुपालन, ईटीसी कर दो आप। अब क्या होता है, मैं आपको बात बता दूं, कोई भी देखिए जो भी सेक्टर हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मान लो कृषि करने के बाद आपने गन्ने का उत्पादन करा, तो गन्ने को पैदा जो करा किसान ने करा, तो गन्ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब उसी गन्ने से चीनी जो आदमी बनाएगा वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री आती है, उद्योग आते हैं। उद्योग जितने भी हैं वो किस में आएंगे? तो गन्ना पैदा हुआ प्राथमिक क्षेत्र में, गन्ने के रूप को बदल दिया, मॉडिफाई करके चीनी बना दी, चीनी मिल में चीनी बनी, तो चीनी मिल ने उत्पादन करा चीनी का, तो वो उद्योग के रूप में आएगी। अब उसी चीनी को मार्केट में ले जाकर बेचने का काम, जो व्यापार होगा, वो किस में आएगा? वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। उसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस वाले सेक्टर में सेवा आती है। सेवा मतलब सर्विस। अब मैं कहने लगूं कि देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, बीमारी बताते हो, तो वो आपका इलाज करता है, आपको परामर्श देता है, तो वो सेवा है नहीं है? पढ़ाना भी सेवा है। कोई सी भी नौकरी है, सब सर्विस में आएंगी, और सभी सर्विस किस सेक्टर में आती हैं? बोलो, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। जितनी भी सर्विस हैं सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं, चाहे वो कारोबार हो, व्यापार हो, नौकरी हो, ठीक है, पढ़ाना हो, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, और सर्विस जो है वो तृतीय क्षेत्र में आती है। अब तुमने देखा होगा ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, आज आप देखो कि लोगों को लगता है कि खेती करना घाटे का एक सौदा है, और लाभ का सौदा क्या है? सर्विस। तो लोग नौकरी करना पसंद कर रहे हैं या खेती करना पसंद कर रहे हैं? नौकरी। इसका मतलब एक बात हो गई कि देखिए जो सर्विस सेक्टर है इसका, है ना, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? आज सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का, मतलब सर्विस सेक्टर का। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? हाँ, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। देश की जीडीपी को उठाने का काम कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र मतलब। और जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है? तो जीडीपी में, हाँ, न्यूनतम योगदान, अब इसे न्यूनतम कह दो या सबसे कम कह दो, बात एक ही रहेगी। जीडीपी में न्यूनतम योगदान किसका आएगा बेटा? तो वो आएगा, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे कम योगदान है, उससे ज़्यादा योगदान सर्विस उद्योग का है, इंडस्ट्री का है, और सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में किसका आता है? सेवा क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। इसलिए जो लोग हैं, हाँ, इसलिए जो लोग हैं वो कृषि का काम छोड़कर कौन सा काम करना पसंद करते हैं? बोलो, सर्विस का काम करना पसंद करते हैं। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का क्या नाम था? ओलंपिक्स में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन बने थे? ये वही है ओलंपिक खेल, ठीक है, एथेंस से जो शुरू हुए थे, यूनान के शहर एथेंस है। भारत के पहले ध्वजवाहक कौन बने थे? लाल शाह बुखारी, हाँ, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद, जफर इकबाल। 4 नाम है आपके सामने। तो बने थे पुरमा बनर्जी। देखो मैं 2-3 बात आपको बताता हूँ, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। हाँ,
चीज़ों को देखो। ओलंपिक में भारत, ओलंपिक में भारत, अब एक सवाल बहुत अच्छा बन जाएगा कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में कब भाग लिया था। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में, हाँ, प्रवेश किया। भारत ने ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया था 1900 से, और 1900 में हुए थे पेरिस ओलंपिक। कहाँ हुए थे वो? हाँ, पेरिस ओलंपिक। अब पेरिस किसकी राजधानी है? हाँ, तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक हुए, और उन ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया। हालांकि हम आज़ाद नहीं हुए थे। भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए थे उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। जो भारतीय खिलाड़ी थे जो भारत की तरफ से खेले, एक ही खिलाड़ी गए थे हमारे, उनका नाम था, वो एंग्लो इंडियंस थे, वो भी, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। और इन्होंने, हाँ, ये एथलीट थे और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे। तो ये एथलीट थे और इन्होंने जीते थे 2 सिल्वर, 2 रजत पदक इन्होंने जीते थे। तो ये तो भारत की ओलंपिक में कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई। हाँ, देखो इसमें एक खिलाड़ी गए थे, वो भी एंग्लो इंडियंस थे। अच्छा, भारत ने पहली बार टीम कब भेजी थी अपनी? देखो, प्रथम भारतीय टीम जो ओलंपिक में गई, वो टीम गई थी हमारी 1920 में। और 1920 में एक शहर पड़ता है एंटवर्प ओलंपिक। एंटवर्प जो है ना, देखो जो बेल्जियम है उसका एक शहर है एंटवर्प। किसका? बेल्जियम का। तो बेल्जियम के एंटवर्प में 1920 में ओलंपिक हुए थे। उसमें भारत ने अपनी टीम भेजी थी, और जब टीम गई भारत की तो इसी दौरान प्रथम ध्वजवाहक जो बने थे उनका नाम था पुरमा बनर्जी। क्या नाम था? पुरमा बनर्जी। ये पहले ध्वजवाहक थे भारत के, पुरमा बनर्जी। अब एक सवाल तो ये आ गया, अच्छा क्या इस समय इंडियन फ्लैग था? मतलब ये वाला जो तिरंगा है क्या इस समय था? है ना, 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक होते हैं। तो देखिए, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, हाँ, 1948 में। 47 में हम आज़ाद हुए, तो 1948 में लंदन ओलंपिक हुए थे। लंदन ओलंपिक। अब यहां से एक सवाल मालूम कर लेगा भैया। देखो, आज़ाद भारत की पहली टीम जो ओलंपिक में खेली थी वो कहाँ खेली थी? लंदन में। क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, और 1948 में स्वतंत्रता के बाद जो हमने टीम भेजी वो 1948 में भेजी थी। और उस समय एक खिलाड़ी थे बलविंदर सिंह, हाँ, वो भारतीय ध्वजवाहक बने थे, बलबीर सिंह सीनियर। उनका नाम था बलबीर सिंह सीनियर। तो 1948 में आज़ाद भारत के पहले ध्वजवाहक, पहले
ध्वजवाहक, पहले ध्वजवाहक आज़ाद भारत के, उनका नाम था बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर। अभी ओलंपिक हुआ है 2020 वाला टोक्यो में, तो किसी को याद है टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हैं? टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना 2020 में, नाम तो 20 का ही चलेगा ना। 2020 में टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था? तो मणिपुर की रहने वाली है ना वेट लिफ्टर खिलाड़ी, सॉरी, एक नाम था मैरी कॉम का, मैरी कॉम, और उसके बाद है वो मैरी कॉम, और दूसरा नाम था मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। ये कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के। किसके उद्घाटन? उद्घाटन समारोह के जो भारतीय ध्वजवाहक थे उनके नाम क्या थे? हाँ, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आज़ाद भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे ओलंपिक में? बोलो। तो उनका नाम है हाँ बलबीर सिंह सीनियर। और भारत के पहले ध्वजवाहक है ना तो पुरमा बनर्जी, जब भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में, किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो एक बार नाम जान लो, अब दोबारा सवाल ऐसा मिलेगा नहीं आपको। त्रिपुरा की तरफ से हाँ जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए गए थे, निर्वाचित हुए थे, उनका नाम क्या है? अरुण सिंह, राधा मोहन दास, बिप्लब कुमार देव, मरियम रेंगमा। ठीक है, तो इनका नाम क्या है भैया? बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव जो है वो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे 2022 में, चुने गए तो 2022 में त्रिपुरा की तरफ से। त्रिपुरा में जो त्रिपुरा है जिसकी राजधानी अगरतला है। ठीक है, हाँ, और नाम उनका जरूर याद रखें, क्या नाम है? बिप्लब कुमार देव। अगला सवाल ये कह रहे हैं हुएन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। कौन पूछते हैं? जो लोग नालंदा बौद्ध मठ में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो उनसे कठिन सवाल पूछेंगे। अब एक अनुमान लगा लो खुद भी अपने आप, कौन सवाल पूछेंगे? द्वारपाल, सबसे पुराने भिक्षु होंगे, मठ के प्रमुख होंगे, सबसे छोटे भिक्षुक होंगे। भाई प्रवेश पर कौन मिलेगा? द्वारपाल मिलेंगे। तो द्वारपाल जो है वो कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा था? हाँ, हुएन सांग ने कहा था। किसने कहा था? हुएन सांग ने कहा था कि नालंदा बौद्ध मठ में अगर कोई जाता है तो वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं, जो लोग प्रवेश करते हैं, उनसे कठिन सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है, या हर आदमी जिनका उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक तो आपको लिखना है, देखो हुएन सांग
हुएनसांग के संबंध में पहला सवाल, हुएनसांग कौन था? चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। हुएनसांग कौन था भैया? किसके शासन काल के समय भारत आया? तो यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया। एक और सवाल, क्यों आया? नालंदा बौद्ध मठ में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। तो यह नालंदा बौद्ध मठ में या नालंदा बौद्ध या विश्वविद्यालय कह सकते हैं। तो नालंदा बौद्ध मठ में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया। मतलब इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म की शिक्षा हासिल करना। अच्छा, हुएनसांग के क्या क्या अन्य नाम हैं? उसे 3 और नामों से जाना जाता है। उसे कहते हैं वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हुएनसांग को। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहते हैं बेटा? और तीसरा, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे बोला गया भैया? हुएनसांग को। अच्छा, हुएनसांग के बारे में एक बात और देख लो भैया। हुएनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, और उसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है की। और इसी यात्रा वृत्तांत से उस समय के शासन व्यवस्था की भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसी यात्रा वृत्तांत में उसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो गेट था या नालंदा बौद्ध मठ का जो गेट था, उसके जो द्वारपाल होते थे वो उसके अंदर जाने वाले लोगों से कठिन सवाल पूछते थे, जिनका आंसर या उत्तर देना बहुत कठिन होता था, बहुत मुश्किल होता था उन लोगों के लिए। तो ये बातें हो गई किसके बारे में? हुएनसांग के बारे में। ठीक है, इसी में इसने लिखा है। अब नहीं, अब ये जैसे जीडी का सवाल है, आपको क्या कहा यार हमें तो पता ही नहीं, इसमें पता क्या करना है? ये तो लॉजिक है। गेट पे कौन मिलेगा? गेट कीपर। तो सवाल कौन पूछेगा? मालिक। भाई मालिक तो अंदर होगा ना। जो मठाधीश होंगे, मठ के प्रमुख होंगे, सीनियर लोग होंगे, भिक्षु होंगे, वो सब अंदर होंगे, वो सवाल क्यों पूछेंगे? ठीक है। कह रहे हैं देखो अगले सवाल में कि घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने, देखो चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ... और के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चरवाहा आप जानते हैं ना, चरवाहा वो लोग होते हैं जो पशुओं को चराते हैं। तो वो घुमंतु होते नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो कह रहे क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? आश्रय और चारे के लिए, दूसरा आश्रय और पैसों के लिए, तीसरा पैसे और पानी के लिए, चौथा चारे और पानी के लिए। क्या हो जाएगा बताओ भाई? पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लेकर जा रहे हैं, मतलब लॉजिक हो जाएगा, चारे पानी की तलाश में जा रहा है। भाई चरवाहों का काम क्या है? पशुओं को चराना। कहाँ चराएंगे? जहाँ चारा मिलेगा। चारे के साथ साथ जहाँ पशुओं को पीने के लिए पानी मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें लॉजिक लगाना है केवल। अब ये सवाल है पठनीय होगा, ये सवाल तो तुम्हें खुद भी सोचना पड़ेगा, ये किसी किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा लिखा हुआ। ये कह रहे हैं अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी, बोलो, 1885 में बनी थी।
कांग्रेस के बाद भारत में दूसरी पार्टी बनी 1906 में, कौन सी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बाद में तीसरी जो पार्टी बनी भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी। तो 2-3 बातें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जरूर नोट कर लें, फिर बता देंगे कि इनके महासचिव इस समय कौन है वर्तमान में। तो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, देखो पहला सवाल पूछ लेगा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ये तीसरी पुरानी पार्टी है भारत में। स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। 26 दिसंबर 1925 को ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये किस स्थान पर इस्टेब्लिश हुई थी, बनी कहाँ थी? कानपुर में। कहाँ बनी थी? कानपुर में। और उसके बाद में कहा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था? कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो उनका नाम था M.N. राय। M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के कौन थे वो? इसका मुख्यालय इस समय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर। और इस समय उसके वर्तमान महासचिव कौन है, ये सवाल पूछा है। वर्तमान महासचिव कौन है जो 2022 में बने हैं? तो सीताराम येचुरी, बिनोय विश्वम, इंद्रजीत गुप्ता, डी राजा। तो डी राजा जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के इस समय कौन है? महासचिव। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी, कानपुर में बनाई गई थी और M.N. राय ने उसको इस्टेब्लिश करा था। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी जो थी यह है भारतीय कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में बनी कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग। उसके बाद में बनी, और आज़ाद भारत के बाद तो तमाम पार्टियाँ हाँ बन गई हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देख लें। हाँ, चलो फिर देख लेते हैं, बाकी है ना कल देख लेते हैं। चलिए बाकी कल देखते हैं।